ओके ओके ओके। मुकुल भाई प्रेजेंट करना। सॉरी भाई, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी शुरू करता हूँ। हाँ। अरबाज, तुम बता रहे हो पहले या फिर मैं स्टार्ट करूँ? कंटिन्यू कंटिन्यू करो। मैं मतलब हूँ यहीं पे, कोई भी अगर कुछ होता है। ठीक है। अच्छा, तो हमारा टॉपिक है एसीएन में नेवर डिस्कवरी। नेवर डिस्कवरी और आपको, प्रथम में आप तो ये सही से सेकेंडरी। क्लियर है ना, तो वहाँ मैं साथ में आ जाऊँगा। ठीक है, ठीक है। नेबर डिस्कवरी हमारा एसीएन में टॉपिक है। नेबर डिस्कवरी जो हमें करनी है आपस में, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, सीआरएन पढ़ा था। सीआरएन में क्या होते हैं? प्राइमरी यूजर्स होते हैं, सेकेंडरी यूजर्स होते हैं। अगर हर प्राइमरी यूजर, सेकेंडरी यूजर को अपने आपस में क्या कहते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में कनेक्ट होने के लिए, आपस में एक दूसरे की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन उसके आसपास है और कौन नहीं है, कौन कब कौन सा चैनल यूज कर रहा है, कब कौन सा चैनल यूज नहीं कर रहा, कब प्राइमरी यूजर आपके उसमें स्पेक्ट्रम में आ रहा है, कब जा रहा है। तो इस बारी ये सारी इंफॉर्मेशन होने के लिए, उसके लिए नेबर डिस्कवरी यूज होती है। तो नेबर डिस्कवरी में बेसिकली ये है कि अगर ये दो सेकेंड आपस में जितने भी सेकेंडरी यूजर है, उन्हें उन सबको अपने आसपास के जो कनेक्टेड एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में जो एक पर्टिकुलर चैनल यूज कर रहे हैं, उन स्पेक्ट्रम उन चैनल के यूज करने वाले सारे नेबर्स को बारे में पता हो, तो उसे हम नेबर डिस्कवरी बोलते हैं। अब नेबर डिस्कवरी आपका जरूरी नहीं है कि आपका जो जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से जो नेबर आस पास में है, सिर्फ वही आपके नेबर्स होंगे। ये डिपेंड करता है कि किस किस से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, किसे आप ग्लोबली फाइंड कर सकते हो, जिसपे आप मैसेज ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। मतलब एक पर्टिकुलर चैनल पे जो हम आ रहे हैं, उसमें आपका नेबर डिस्कवरी आपका इंटरफेयर करता है, मतलब यूज होता है मोस्टली। मतलब हमेशा ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। नेबर डिस्कवरी इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डायरेक्ट हॉप एसयू नोड। मतलब आपके से जिससे आप डायरेक्टली कनेक्शन कर सकते हो, डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसे सेकेंडरी यूजर के नोड्स को आइडेंटिफाई करना ही आपका नेबर डिस्कवरी है। नेबर डिस्कवरी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंडामेंटल स्टेप टू इंश्योर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन सीआरएन। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सीआरएन के लिए। आंसर बात है, सबसे इंपॉर्टेंट इस वजह से होगा क्योंकि अब दो सेकेंड यूजर तो एक चैनल पे आपस में दो बहुत सारे सेकेंड यूजर आपस में एक नोड पे तो बात करेंगे नहीं। जो दो मेन यूजर जिन्हें आपस में कनेक्ट होना है, उसे वही तो एक चैनल पे आ सकते हैं। अगर बहुत सारे सेकेंड यूजर एक ही चैनल पे ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देंगे, तो ये इंटरफेरेंस होगा, इससे आपकी बहुत ज्यादा नॉइज होगी। इस वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सीआरएन का। Such a broadcasting gossiping message finding a global common control channel which can be used by neighbors। ऐसे कॉमन चैनल्स या फिर मैसेजेस को फाइंड करना जो कि कॉमन कंट्रोल चैनल, ग्लोबल कॉमन कंट्रोल चैनल विच कैन बी यूज बाय नेबर्स टू फॉर कंट्रोल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंपटीशन फॉर अ डिटर्मिनिस्टिक ट्रांसमिशन शेड्यूल। ऐसे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, जिसे क्या कहते हैं, एक मिनट जरा। अच्छा विश्वास, ये डिटर्मिनिस्टिक याद है? डिटर्मिनिस्टिक वो उसके क्लासिफिकेशन में आया था। विश्वास कह रहा हूँ, अरबाज। डिटर्मिनिस्टिक मतलब कि वो उसको पता होगा, जैसे राउटिंग में जैसे डिटर्मिनिस्टिक राउटिंग होती है ना हमारी, तो उसको डिटरमिन होगा कि हाँ उसके नेबर क्या है क्या नहीं है। हाँ, मतलब नेबर कौन से उसे मैसेज सेंड करना है, हाँ किसी से मतलब पता कि करना है। हाँ, मतलब कि सेम चैनल पर अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई भी आ जा रहा है। हाँ। तो वो डिटरमाइंड होगा कि अच्छा हाँ, कौन सा सेकेंडरी डिटर्मिनिस्टिक यूजर किस टाइम। डिटर्मिनिस्टिक का एक बेसिक मतलब ये होता है जिसको तुम एग्जैक्ट एक वैल्यू दे पाओ, एग्जैक्ट फैक्ट या हाँ, वो नंबर तो। से बता पाओ। हाँ, तो एग्जैक्टली, वो हाँ तो टर्म ऐसा का नहीं है कि मतलब है, हवा इसमें में क्या कुछ भी होता है। नहीं है। यहाँ पर भी वही मतलब। तो
कुल मिला के हाँ वही है जिसका नेबर को आप आपस में जान पाओ। ऐसा नहीं है कि आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से या फिर जिनका चैनल सेम नहीं है, जिसमें आपका जो एक नेबर को जिसे आप डिटरमाइन कर पाओ, ये उसी की उसी को हम नेबर डिस्कवरी में इन्वॉल्व करेंगे कुल मिला के। दिस इज अचीव्ड बाय इंफॉर्मेशन शेयरिंग अबाउट नेबरहुड एंड स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी। इट इज आपके कैसे मिलता है आपको ये इसमें जो आपके स्पेक्ट्रम नेबरहुड में है, उसे आप क्या कहते हैं एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करके उसे एक मैसेज भेजोगे, जिससे आप पता लगाओगे कि आसपास के आपके नेबर कौन कौन है। ठीक है, ये नेबर डिस्कवरी की पर्टिकुलर डेफिनेशन है, जरा एक बार से देख लेते हैं। Two secondary users are considered to be neighbor, whether or not they may be geographically located to each other. If they are within transmission range of each other for a considerable amount of time and have at least one common channel among them, तो वो आपके ये आपके ऐसे नेबर्स में आ जाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसे हम हाईलाइट कर लेते हैं जरा। तो इम्पोर्टेंट उसमें जैसे ये है, एक ज्योग्राफिकली लोकेशन कंपलसरी नहीं है वो आसपास के हो, या फिर वो बहुत ही उसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो ट्रांसमिशन रेंज के अंदर आने चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा है और एक आपका यूरोप में बैठा है, तो फिर उनकी जो डिस्टेंस हो गई काफी ज्यादा दूर की हो गई। लेकिन कंपलसरी नहीं है ऐसा हो, वो आपके ट्रांसमिशन रेंज के अंदर उन्हें आना चाहिए। कम से कम उसमें कुछ देर के लिए उन्हें ट्रांसमिशन रेंज में होना चाहिए, और कम से कम एक मैसेज तो उनका एक कॉमन चैनल उनके बीच में होना चाहिए, और कुछ समय के लिए उनके बीच में ट्रांसमिशन होना चाहिए, तो फिर वो आपके नेबर में इन्वॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, ये आपकी एक इंपॉर्टेंट बात हो गई इस डेफिनेशन में। ठीक है, नेबरहुड डिस्कवरी इन सीआरएन एक्टिविटीज ऑफ हेट्रोजेनिटी इज अवेलेबल इन चैनल हैव बीन ऑब्जर्व्ड। प्राइमरी यूजर एक्टिविटीज एंड हेट्रोजेनिटी इन अवेलेबल चैनल। अच्छा, एक बार इस वाली बात को क्लियर करियो, फर्स्ट वाले पॉइंट को अरबाज। हाँ, मतलब कि वो हेटेरोजेनिटी मतलब कि सिमिलर टाइप के नहीं होंगे, तो हमारे जो प्राइमरी यूज़र है उसकी एक्टिविटी जो है बहुत ही ज़्यादा हेटेरोजीनियस है, मतलब कि अनसर्टेन है काफ़ी। तो उस वजह से हमें सीआरएन में इसकी ज़रूरत पड़ती है नेबर डिस्कवरी की। तो कभी भी हमारा सेकेंडरी यूज़र आ सकता है, जा सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा हाँ, रैंडमाइज्ड होती है ये चीज़ें। तो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका सेकंड यूजर में आपस में एक दूसरे के नेबर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो प्राइमरी यूजर है उसकी एक्टिविटीज काफी अनसर्टेन होती है या फिर हेट्रोजीनियस होती हैं, कि वो कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है। तो अगर आपस में आप दो सेकेंडरी यूजर्स को आपस में पता है कि उनका नेबर कौन है, तो फिर वो आराम से स्विच कर सकते हैं दूसरे चैनल पे, अगर प्राइमरी यूजर आता है तो। ठीक है, मैं सही बताया बस। हाँ, हाँ, मतलब हेटेरोजेनिटी वही होगी, होमोजीनियस होता मतलब सेम, हेटेरोजेनियस मतलब कि वो डिफरेंट, वो चैनल्स है हमारे जो है अवेलेबल चैनल्स जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा हेटेरोजीनियस हो गए, काफ़ी ज़्यादा डिफर कर सकते हैं हर इंस्टेंट पे, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ठीक है। वो सिर्फ प्राइमरी यूज़र की एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि वो कभी भी आ रहा है, कभी भी जा रहा है। कभी भी आ रहा है कभी भी जा रहा है, सही बात है। ठीक है। Due to peculiar characteristics of CRN, the neighbor discovery in CRN is performed differently than traditional wireless communication. क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए एक पर्टिकुलर यूजर को एक चैनल असाइन नहीं किया जाता। जैसे कि हर सेकंड यूजर अपना जो चैनल होता है वो हॉप करता रहता है, अलग अलग चैनल पे जाता रहता है प्राइमरी यूजर के रिगार्डिंग। तो इस वजह से इसकी जो जो नेबर डिस्कवरी होती है वो इतनी इजीली नहीं होती जो ट्रेडिशनल वायरलेस नेटवर्क में होती है। ये इसमें थोड़ी डिफरेंट होती है नेबर डिस्कवरी का प्रोसेस, जो हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे अदर लेक्चर्स में, तो उसमें हम जानेंगे कैसे वो नेबर डिस्कवरी हो रही है। सेकंड यूजर्स में हैव डिफरेंट अवेलेबल चैनल which may vary over time space due to arrival and डिपार्चर ऑफ प्राइमरी यूजर। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि सेकंड यूजर के जो चैनल है वो वेरी कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें प्राइमरी यूजर बार बार आता रहता है। तो हो सकता है कभी वो किसी सेकंड यूजर को कभी कोई चैनल यूज कर रहा हो, कभी कोई सा चैनल यूज कर रहा हो, अदर सेकंड यूजर डिफरेंट फ्रॉम जोग्राफिकल लोकेशन। और दूसरे जोग्राफिकल लोकेशन पे वो क्या कहते हैं प्राइमरी यूजर तो आते जाते रहते हैं, और दूसरे सेकंड यूजर भी उस चैनल को यूज कर रहे हैं साथ में, तो उनके जो कॉमन चैनल है वो आपस में क्या कहते हैं इंटरफेयर कर सकते हैं। फर्दर मोर ऑल यूजर्स
may not have the time synchronization। हाँ, एक और बात कि हो सकता है कि 2 सेकंड डिफरेंट हो, उस वजह से हो सकता है उनके बीच में टाइम सिंक्रोनाइजेशन भी ना हो। तो इस वजह से उनकी नेबर डिस्कवरी उसमें आपस में डिपेंड करेगी कि इन सब चीज़ों पे, कि प्राइमरी यूज़र कब आ रहा है, कब जा रहा है, कौन सा सेकंडरी यूज़र कब उस चैनल को यूज़ कर रहा है, और कब उनका टाइम सिंक्रोनाइज़ हो रहा है, कब 2 सेकंडरी यूज़र उस चैनल को एक साथ एक ही पर्टिकुलर टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। Neighbor discovery process. Neighbor discovery process is a neighbor discovery is a process by which information gathering about their respective neighboring node is carried out। कि उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने का मतलब उनकी रिस्पेक्टिव नेबरिंग नोड्स की आपस में जानने का कि उनके आसपास में नेबर कौन से हैं, इसी को हम नेबर डिस्कवरी प्रोसेस बोलते हैं। Discovery process is terminated locally at a node if it has gathered information about all of its neighbor and all neighbor have learned about। हाँ, नेबर डिस्कवरी प्रोसेस तब जाके हमारा टर्मिनेट होता है कि जब सारी नोड्स को उनके आसपास की नेबर के बारे में पता चल जाए। अच्छा, आगे जाके हम पढ़ेंगे फीचर्स जो होते हैं नेबर डिस्कवरी एल्गोरिथम्स के। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि आपके जब सारे नोड आपस में डिस्कवर हो जाए, कि हर एक नोड का आपस में नेबर डिस्कवर हो जाए, तो वो एल्गोरिथम अपने आप ही टर्मिनेट हो जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है नेबर डिस्कवरी एल्गोरिथम का, या फिर एनडीए हम बोलते हैं बाद में। इफ नेबर डिस्कवरी has been completed locally at every node in our network, it is considered to be completed globally। तो अगर ये बात है कि अगर एक पर्टिकुलर नोड की जो है उसने सारी की सारी उसने अपने आसपास की नेबर पता कर ली, एक पर्टिकुलर नोड ने अपने आसपास की सारे नेबर्स के बारे में पता कर लिया, और सारे नोड्स ने पता कर चुके हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ग्लोबली जो है नेबर डिस्कवरी का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब ये एक एफिशिएंट नेबर डिस्कवरी एल्गोरिथम की कुछ फीचर्स दे रखे हैं। ये कुछ सर्टेन फीचर हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट फीचर है उसे हाईलाइट कर रखा है। द एल्गोरिथम मस्ट कंप्लीट इन मिनिमम टाइम डिस्कवरिंग मैक्सिमम नेबर्स। सबसे कॉमन पॉइंट है ये, तो कि आपका जो एल्गोरिथम है वो मिनिमम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नेबरहुड के बारे में पता करना चाहिए उसे, और कोई भी फॉल्स डिस्कवरी उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई उसका नेबर नहीं है उसने वो भी पता कर लिया, कोई फॉल्स डिस्कवरी नहीं होनी चाहिए, और वो पूरा सिक्योर होना चाहिए। ऑल नेबर्स आर इवेंचुअली डिस्कवर्ड बाय ईच नोड। और सारे की कोशिश ये होनी चाहिए कि सारे के सारे नेबर हर एक नोड के द्वारा आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, कोई भी नेबर उसका रह ना जाए। इट शुड हैव स्ट्रॉन्ग, हाँ ये जो मैंने पहले बताया था, इट शुड हैव a strong termination that guarantees, which means that after successful computation the discovery process eventually terminates at every node। जब उसने सारे के सारे नोड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग टर्मिनेशन गारंटी होनी चाहिए कि ये आप जो एल्गोरिथम है वो अपने आप बंद हो जाए या खत्म हो जाए, अगर सारे के सारे उसने नेबर या नोड्स आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ठीक है, ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके अलावा फर्दर और होते हैं, लेकिन अभी हमारे को जो हाईलाइट करने में यही है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेबर डिस्कवरी नेटवर्क। अच्छा, जो क्लासिफिकेशन है नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल के, इसे हम कई बेसिस पे हम कर सकते हैं। जैसे कि जो मेन हमारे सिलेबस में या फिर जो सर ने पेपर भी दिया था उसमें से ही पढ़ा, तो उसमें जो मेन 3 मेथड ये दे रखे हैं, अप्रोच के बेसिस पे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बेसिस पे, और इनहेरेंट फीचर के बेसिस पे। अगर तुम देखो तो ये जो इतना इसमें फ्लो चार्ट दे रखा है या फिर ये क्लास टेबल दे रखी है, इसमें पीपीटी में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रखा, लेकिन हम जो है जिसका सर ने पेपर दिया था, इसमें काफी थोड़ा थोड़ा बहुत एक एक पैराग्राफ हर एक के बारे में दे रखा है। तो हम वो ये एक एक पैराग्राफ हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब ये पर्टिकुलर चीज है क्या। ठीक है, तो नेबर डिस्कवरी एल्गोरिथम को हम 3 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। अप्रोच के बेसिस पे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बेसिस पे, और उसके फीचर्स के बेसिस पे, इनहेरेंट फीचर के बेसिस पे। ठीक है, अप्रोच के बेसिस पे डिस्टेंस बाउंडिंग, कि आपकी कौन डिस्टेंस बाउंडिंग मतलब आपके आसपास के नेबर कौन से हो सकते हैं, उस बेसिस पे, कि अगर आपके जो नेबरहुड में आपके कोई बहुत ही क्लोज का नेबर है, तो उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि इससे हमारा कम्युनिकेशन एक बार हुआ है, और ये अभी बहुत ही कम टाइम पहले इससे कम्युनिकेशन हुआ था, और कुछ पर्टिकुलर टाइम लिमिट एक बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए भले ही हुआ हो, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए इससे हुआ था, तो हम उसे डिस्टेंस बाउंडिंग में इस तरह के नेबर्स को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा लोकेशन बेस्ड, मतलब जो कि लोकेशन बेस्ड वही आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हो गया, कि जो आपका लोके क्या कहते हैं आपके ज्योग्राफिकली बहुत पास पास के नेबर है, उनको हम नेबर डिस्कवरी में इन्वॉल्व कर रहे हैं। डायरेक्शन ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, मतलब जहाँ पे आपका डायरेक्शन ओमनी डायरेक्शनल एंटीना वही हो गया कि आप इससे मैसेज ले भी सकते हो दे भी सकते हो, इस तरह के नेबर्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। मतलब वही है कि आपका इससे मैसेज आपको आ भी रहा है और जा भी रहा है। ठीक है,
डायरेक्शनल में क्या होता है ना कि हमारा जो एंटीना है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोकस्ड रहता है, मतलब उस डायरेक्शन में ही हमारा सिग्नल ट्रांसमिट करता है, तो वो ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम कि ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है हमारे नेटवर्क को। और ओमनी हाँ, ये डायरेक्शनल शायद मतलब मैंने कि चारों तरफ, ये शायद मैंने फिर गलत बता दिया ओमनी फिर, हाँ। डायरेक्शनल मतलब कि चारों तरफ है। हाँ, बस इतना डिफरेंस है डायरेक्शनल है। ये। डायरेक्शनल एंटीना मतलब वही है जो 5G की जो मोस्टली टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ये एक और बात थी, क्या पढ़ रहे हैं हम, नेबर डिस्कवरी। नेबर डिस्कवरी जो अगर आप सर्च करोगे ना, मोस्टली ये IPv6 में यूज होता है, लिंक लेयर में। जो नेटवर्क में बहुत सारी लेयर्स होती है ना, तो IPv6 में जो नेटवर्क में लिंक लेयर होती है ना, तो उसमें ये आपका नेबर डिस्कवरी मोस्टली यूज होता है। मतलब ये ऊपर वाली बात है, इसमें देखा नहीं मैंने, लेकिन गूगल पे मोस्टली जो सर्च करा था तो इसी में मुझे ज्यादा मिली नेबर डिस्कवरी के बारे में। और जो सर ने हाँ वैसे हाँ, बुक भी क्योंकि रेफर हमारा कर रखी है ना। IPv4 में ARP की हाँ हेल्प हाँ, से हो जाती है नेबर डिस्कवरी, तो उसमें ARP नहीं होता है, एग्जैक्टली इस वजह से हम IPv6 का यूज़ करते हैं। मतलब वो उसमें CRN का मैश कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। आप वो मैश के लिए IPv4 में, यूज लेकिन होती है। हम्म। ये जो है ना क्या कहते हैं, डेटाग्राम में IPv6 के डेटाग्राम में वो मैश के लिए यूज होती है बहुत ज्यादा। एक्चुअली प्रैक्टिकली यूज हो रही है वो। हम्म, और इससे ज्यादा अच्छा डिटेल नहीं अच्छा। पता मुझे, बस यही पता है। ठीक ठीक। हाँ, ये वाली फिर से सेम सही यार, ये वाली सेम सेम से, हाँ डायरेक्शनल एंड ये वाली। देख डायरेक्शनल डायरेक्शनल में वो क्या होता है, जो नेटवर्क। हमारा हाँ डायरेक्शन हाँ, है वो हमारा जो ट्रांसमिशन एनर्जी है उसकी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोकस करेगा, तो उससे क्या होता है ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है हमारे नेटवर्क को। ये डिफरेंस बता रहा हूँ मैं डायरेक्शनल और ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल में क्या है, वो एंटीना चारों तरफ अपना ट्रांसमिशन और रिसीविंग करेगा, मतलब चारों तरफ है वो। जैसे डायरेक्शनल मेरे ख्याल से आप उसको ही बोल सकते हैं, जैसे हमारा टीवी वाला आता है, डिश वाला, टी वाला, हाँ। तो और वो ओमनी डायरेक्शनल वो सारी होता अपनी है जो ट्रांसमिशन हमारे इस पे लगा होता है ना, बेस स्टेशन वगैरह में या टावर में। हाँ, और ओमनी एक एंटीना डायरेक्शनल। वो नहीं होता था पहले, वो डिश वाला, वो जिसमें वो तार तार से लगे होते थे, वो चारों तरफ काम करता था, जैसे मतलब ब्लूटूथ जैसा समझ लो, मतलब चारों तरफ को ट्रांसमिट कर समझ रहा है। गया मैं, समझ गया। ठीक है, ओके। अच्छा वैसे फन फैक्ट के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो जो ये डायरेक्शनल एंटीना का फीचर है ना, ये 5G में मोस्टली यूज होता है। वैसे अपनी साइड से मैं अलग बता रहा हूँ, ये सिविल से टॉपिक से थोड़ा हटके। हाँ, ये लेकिन जो 5G में यूज होता है। हाँ, ये पहले हम वही अपने नेबर, अपने जो जिसे ट्रांसमिट करना है डाटा, पहले उसे आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद इससे आपको एक सिक्योर स्पेक्ट्रम मिलता है, ताकि आपको जो डाटा है वो कहीं पे और लीक ना हो, उससे आपको सिक्योरिटी मिलती है और उससे आपकी स्पीड भी ज़्यादा आती है। क्योंकि जैसे पहले टावर को हर जगह वो अपना सिग्नल ब्रॉडकास्ट करना पड़ रहा था, अब उसे सिर्फ एक ही जगह एक ही डायरेक्शन में ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। ये मतलब मोस्टली 5G में यूज होता है, हाँ। जिससे आपको स्पीड आपकी एनहेंस हो जाती है थोड़ी। ठीक है, प्लस ये तो आपका पावर कंजम्पशन भी कम हो जाती है। हाँ, पावर कंजप्शन भी इसमें कम हो जाती डेडिकेटेड है मतलब ये। बैंडविड्थ मिल जाती है एक ही बंदे को, हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये डायरेक्शनल का एक और एग्जांपल है। डेडिकेटेड हम बैंडविड्थ एक मिल जाएगी एक ही बंदे को। इंफ्रारेड यूज करते थे फोन में, पुराने फोन में सोनी एरिक्सन के जब चलते थे, एक इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का होता था हाँ, ब्लूटूथ सोनी से रिक्शन पहले। वाला, हाँ। ठीक है, वो डायरेक्शनल होता था। वो मतलब रिमोट उस में ही हो गया, तरीके से तुम समझ। हाँ, रिमोट में हो वो गया। एक उसमें तरीके से रेड सा तुम डॉट उसे बनता समझ था सकते ऊपर, हो। रेड सा डॉट। हाँ। रेड सा डॉट आता था उसमें। लाइन ऑफ हाँ। साइट, लाइन ऑफ साइट में चलता है वो। क्या? किसमें चलता है अरबाज भाई? चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं हाँ, तो आगे। कहता रिमोट में लाइन ऑफ साइट, हाँ, वो हाँ उसमें मतलब कि चलता है। विजन हाँ। के स्ट्रेट उसमें। हाँ हाँ, उसमें भी चलता है। वो वैसे समझ सकते हैं हम सारे ये। चलो मुकुल आप आगे बढ़ाओ। ठीक है। RF फिंगरप्रिंटिंग एंड कनेक्टिविटी, ये वाला टॉपिक वैसे मुझे भी इतना कुछ खास समझ नहीं है RF, लेकिन RF रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादातर हम बोलते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी फिंगरप्रिंटिंग एंड कनेक्टिविटी की अप्रोच पे अगर हम देखा जाए तो उस पर क्लासीफाई करा है। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच, आपका या क्या कहते हैं, एक सेंट्रल नेटवर्क आपका नेबर आइडेंटिफाई कर रहा है, तो उसे हम उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। ठीक है। अब टाइप ऑफ नेटवर्क के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसमें स्पॉन्टेनियस हो गया, जो आपका क्या कहते हैं, कोई भी कभी भी कहीं पे भी आपका आ सकता। इसे एक बार अरबाज जरा एक्सप्लेन कर सकता है क्या? स्पॉन्टेनियस वाला मुझे याद नहीं है खास। हाँ, मतलब उसमें क्या हो रहा है, हमारा जो एनर्जी की एफिशिएंसी और वो, मतलब कि एक, वैसे यार इसमें एक अलग से एक रिसर्च पेपर है, और उसमें जो है ना, जो हमें सर ने रिसर्च पेपर दिया है उसमें सर ने उसको वो कर रखा है रेफरेंस, रेफर कर रहा वो होगा। क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक जैसे करते हैं ना, और वो हाँ बस हाँ, 2 लाइन की डेफिनेशन लिखी है। तो वैसे ही जितने भी ओके। क्लासिफिकेशन है ना, ये वैसे हमारे काम के हैं नहीं। ये हाँ, ये सारे वाले डेप्थ में है अलग नहीं से इसमें तो। एक रिसर्च आ, एरिया है।
हाँ, ये अलग से इसको छोड़ दो, इसको इसमें कोई टाइम यूज नहीं हमें। अगर हम यार तुम मेन जैसे बताओ नेबर डिस्कवरी एल्गोरिदम। हाँ, हाँ सही बोल रहा ये भाई। सब जो है ना ये पीछे काम करती भाई हमें सेशनल दे रहा भाई, तुम तो ऐसे बता रहे हाँ, जैसे मुझे तुम कोई है। हाँ, कॉन्फ्रेंस साइंटिस्ट करनी बना रहे है। हो। ये आगे बात यार नेविड ये वैसे भी नेविड काम का नहीं है। नेविड की एल्गोरिदम तो इसमें भी आया ही नहीं है इस वाली पीपीटी में। इसमें तो सिर्फ आपके भाई क्या कहते हैं नेबर सेकंड जो डिस्कवरी में पीपीटी अन्य सेकंड ने पीपीटी खोल अच्छा दो। भाई उसमें वही अगली था में ना है वो नेबर डिस्कवरी में, कि पहले वो लीडर इलेक्ट करता है, फिर लीडर सारा काम करता है ना। इसकी अगली पीपीटी है। इशू बात यार वही है ना मतलब। हाँ, तो हाँ, हाँ, पता ऐसे है ही है। अरे कुलदीप, यार। हाँ इसमें हाँ, भाई। पता है मुझे कहीं पे मुझे ये वाली बात इसमें बस एक ही पॉइंट में मिली। एक एसिंक्रोनाइजेशन वाला टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर। देख एक चीज दिखाता हूँ, कहाँ गया। यहाँ पे हाँ, ये देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल में एक एसिंक्रोनस वाला है। हम्म सिर्फ इसी में हम्म आपका क्या कहते हैं लीडर इलेक्ट होता है, और बाकी सब में मैंने पढ़ा ना उसमें एल्गोरिदम्स में किसी में भी लीडर इलेक्ट नहीं हो रहा था। तो फिर बाकी सब में अच्छा ऐसे इंडिविजुअली हो रहा था कि आपका के जो हर एक नोड है वो खुद ही खुद आइडेंटिफाई करेंगे आपस की नेबर्स को, और फिर उन्हें कलेक्ट करके मतलब आपस में एक स्नैपशॉट जैसा था वो लेके आपस में सारा कंसिडर कर लेंगे ये हमारे नेबर्स है। लेकिन जो लीडर इलेक्ट करके नेबर आइडेंटिफाई करते हैं ना, वो सिर्फ एक अच्छा। डिस्ट्रीब्यूटेड नेबर डिस्कवरी में एसिंक्रोनस में था। ओके। ये सिंक्रोनस में हाँ, लीडर नहीं अरे है किसी एक्चुअली में। क्या है ना जो यार जो थ्योरी जो असिंक्रोनस में पढ़ाई ना लीडर हमें कैसे होगा वो यार? है सिर्फ एसिंक्रोनस वाली। नहीं, क्या सिंक्रोनस बोल रहे हो? हमने एक सिंक्रोनस में कोई लीडर हम डायरेक्टली नहीं पता लगा सकते ना। ऑपरेशंस हमारे हाँ एसिंक्रोनाइज्ड है। तो इसमें ही जो हमें जो अगली पीपीटी में दे रखी है ना ये एल्गोरिथम वो हाँ, एसिंक्रोनस के केस के लिए ही है। एक कॉमन ओके, एल्गोरिथम नहीं है, असिंक्रोनस। हर केस के लिए अलग-अलग एल्गोरिथम बनेगी। ओके, हाँ, ठीक तो है एक कोई भाई। कॉमन नहीं है, जो सर ने बताई वो एसिंक्रोनस। मुकुल भाई हमें दूसरी सारी नहीं पीपीटी खोल। पढ़नी है ना, हमें सारी तो नहीं पढ़नी है ना। ना, ना, नहीं नहीं कोई कुछ बताइए पर्टिकुलर ही है। एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में ही एक या दो एल्गोरिदम है उसमें, उन्हीं को समझना ओके है बस ओके, आगे। ठीक समझा दो। ओके। अच्छा ये अगर तुम चाहो तो देख लेना क्या कहते हैं एनर्जी की बेसिस पे, एफिशिएंसी की बेसिस पे, और यहाँ पे लिंक डायरेक्शनल रिलायबिलिटी डायरेक्शनल एंटीना फिर से आ गया। और इसी बेसिस पे हमने अलग अलग तरह से क्लासीफाई कर रखा है, तो तुम चाहो तो इसे खुद देख सकते हो, एक एक पैराग्राफ है सबका। और इस ये आ जाते हैं मेन वेव क्लासिफाइड नेबर डिस्कवरी। अच्छा, अगर हम देखा जाए तो काफी अलग तरह से हम क्या कहते हैं नेबर डिस्कवरी एल्गोरिदम में उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि रैंडम नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे कि आपका रेंट इसमें क्या होता है। अगर आपको नेबर डिस्कवरी करनी होती है तो फिर एक पर्टिकुलर नोड का एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो एक पर्टिकुलर नोड रैंडमली कोई सा भी नेबर अपना उठाएगा, मतलब इसमें हर चीज उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि क्या ये मेरा नेबर है या नहीं है। तो इसमें भी क्या कहते हैं आपका दो तीन तरीके से होता है। इसमें आपका पहला है सिंक्रोनस ऑपरेशन से, एसिंक्रोनस ऑपरेशन से, और कॉमन चैनल नेट सेट से। सिंक्रोनस ऑपरेशन वही है आपका जिसमें आपकी एक क्लॉक होगी जिसमें सब सारी एक्टिविटी इसकी सिंक्रोनाइज्ड होंगी कि ये पहले मैसेज इसने पहले मैसेज भेजा था, ये बाद में भेजेगा। कि आपके मतलब एक पर्टिकुलर एक क्लॉक सेट होगी जिसके बेसिस पे सारा का सारा काम होगा। अब इसके अंदर भी एक आपका कहते हैं फर्दर और क्लासिफाई कर रखा है रैंडम जनरेटेड ऑर्थोगोनल सीक्वेंस। ये वाला मुझे भी याद नहीं है क्या है मॉड्यूल। मैंने सिर्फ रैंडम वाला शायद मुकुल कहा था। भाई ऐसा हाँ करते हैं ना, ये थ्योरी पार्ट वैसे किसी काम का है नहीं, हम अगले उस पर स्विच कर देते हैं अगली पीपीटी पे। हाँ, ठीक है, तो एक क्योंकि ना तो ये सर हल्का पूछेंगे सा आगे, और एक सेकंड, ना हल्का हमें आगे याद जाओ, आगे इश्यूज जाओ। पढ़ लेते हैं, ये तो इसके बाद शायद हाँ, डिस्कस आ जाए। ये वाला, रुको रुको, हाँ, इश्यूज इश्यूज वाला पढ़ कौन? इश्यूज लो। इश्यूज इश्यूज ही सर ने इश्यूज बता सही है, दिए। इश्यूज पढ़ दो। हाँ इश्यूज पढ़ लेते हैं। ठीक है। हाँ ये पहले सही है। एल्गोरिथम समझेंगे फिर इश्यूज पढ़ेंगे। सर ने ये पीपीटी गलत बनाई है, हाँ वो आगे पीछे बना दी सर ने। ओके, ओके ओके ठीक ठीक है, है। चलो ठीक है। तो नेबर डिस्कवरी में इश्यूज जो आते हैं सर ने कॉपी कोऑर्डिनेशन पेस्ट हम। भी गलत करा है, मतलब ना वो आगे पीछे करा है। हाँ वो शायद अपलोड करने में शायद उन्होंने गड़बड़ कर दी होगी। अच्छा ठीक है, इश्यूज पढ़ते हैं नेबर डिस्कवरी में। तो पहले कोऑर्डिनेशन अमंग नोड्स के, अगर बाई चांस मान लो भाई सारी नोड आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करने की कोशिश, मतलब हर नोड एक दूसरे में इंटरफेयर करेगी, या फिर वो क्या कहते हैं दो नोड आपस में माला नेबर है लेकिन वो एक दूसरे को एक साथ मैसेज भेजेंगी, तो उसमें कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आ सकती है। और अगर बहुत सारी नोड एक ही चैनल यूज कर रही हैं तो उसमें भी बहुत दिक्कत आ सकती है कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, ये तो पहला इशू हो गया। और इंटरफेरेंस ऑफ कंट्रोल मैसेज, अब जो कंट्रोल मैसेज जा रहा है उसमें इंटरफेरेंस हो सकता है। देखो आपका आम सी बात है उसमें प्राइमरी यूजर आता जाता रहेगा, और सेकंड यूजर भी उसमें कई बार आप क्या कहते हैं इंटरफेयर कर सकते हैं। तो इससे जो कंट्रोल मैसेज जो भेजा जा रहा है, क्या कहते हैं नेबर डिस्कवरी के लिए जो कंट्रोल मैसेज भेजा जा रहा है, तो उसमें इंटरफेरेंस हो सकता है। अगला इशू है डिले का, कि कई बार होता है कि आपका जो उसमें क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्या कहते हैं मैसेज को आने में, जिससे वो एल्गोरिदम टाइम पे टर्मिनेट नहीं हो पाती है।
तो ये आपका एक इशू चैलेंज हो गया। फाइंडिंग अ कॉमन चैनल सेट, अच्छा क्योंकि आम सी बात है, एक हर सेकेंडरी यूजर के पास एक ही चैनल सेट तो होता नहीं है, कोई रिजर्व सेट तो है नहीं उसके पास, तो फिर उसके पास काफी सारे चैनल्स होते हैं। तो एक कॉमन सेट ऐसा आइडेंटिफाई करना जिसमें उसे नेबर मिल सके, तो ये आइडेंटिफाई करना एक चैलेंज या टास्क है। टर्मिनेशन डिटेक्शन, कि कब पता चलेगा कि कोई मैसेज डिले नहीं हो रहा, और क्या क्या कहते हैं, सारे मैसेज सारे नेबर आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो ये सारी चीज आइडेंटिफाई करने के लिए आपको टर्मिनेशन डिटेक्शन के आपको एल्गोरिदम से टर्मिनेट कर देनी है। तो ये आपके लिए एक इशू आता है। लिंक रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आपका जो प्राइमरी यूजर है, वो आपका जो चैनल है बार बार यूज करता रहेगा, तो जो आपका जो लिंक स्टैब्लिश हो रहा है, जो चैनल स्टैब्लिश हो रहा है, वो आपका इतना रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो आपका इस वजह से ये एक इशू और चैलेंज आ जाएगा सिक्योरिटी में। अब सिक्योरिटी में ये कि एक जो सेकेंड यूजर है, वो चैनल कई सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो आपका जो मैसेज उसमें ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो फिर हो सकता है वो एक इतना ज्यादा सिक्योर नहीं हो। हम किसी और नोड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई और नोड आइडेंटिफाई हो जाए, या फिर हमारा जो डाटा है वही आपका स्टोर हो रहा है, या फिर आपका कोई और नोड से निकाल रही है, तो ये इसमें आपके सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं। एनर्जी कंजप्शन सिंपल सी बात है कि अगर आप नोड को आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो आपको हर जगह अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा कि क्या आप मेरे नेबर हो, आप मेरे नेबर हो, आप मेरे नेबर हो। तो उस वजह से आपका एनर्जी कंजप्शन भी इसमें बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये हमारे इश्यूज और चैलेंजेस यहाँ पे खत्म होते हैं। कंक्लूजन आ गया, रेफरेंसेस हैं। ठीक है, फिर अरबाज भाई दूसरी पीपीटी निकालूं? हाँ 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 हाँ। अच्छा अरबाज, सेकंड पीपीटी तू एक्सप्लेन कर दियो, क्योंकि वो तो शायद मैंने यार पढ़ी भी नहीं थी। ठीक हाँ, आ गया। ठीक है मैं देख। अरे सर ने करा क्या, 2 रिसर्च पेपर से 2 पीपीटी बना ली, तो आधे में दोबारा समझा रखा है, मतलब अब नेक्स्ट पीपीटी में देखना दोबारा नेबर डिस्कवरी समझा रखा है। अच्छा अच्छा, वो जो दो रिसर्च पेपर थे पहले वाले में, तो फर्स्ट वाली पीपीटी आ गई थी वो 2015 वाले में। अब देखो ये दोबारा नेबर डिस्कवरी आ गया, दोबारा आ गया रोल ऑफ नेबर डिस्कवरी, तो ये सब स्किप कर दो ये। ठीक है, नेबर डिस्कवरी तो पहले इसमें दोबारा समझाया होगा क्या होता है। इसे डाउनलोड कर लूँ, आसानी हो जाएगी। आ गया कि क्यों लिया, मोटिवेशन क्या था, व्हाई नेबर डिस्कवरी, और ये वो सब, ये नेक्स्ट कर दो इसको। एक मिनट जरा। हाँ डाउनलोड करके थोड़ा खुल जाएगा सही से। ठीक है, विजिबल है। हाँ मतलब ये पढ़ लिया हमने, ये सेम डेफिनेशन सर ने दोबारा चिपका दी। मतलब वही नेबर डिस्कवरी एक्सप्लेन कर रहे होंगे फिर से। प्रपोज्ड एल्गोरिथम यहाँ से हाँ स्टार्ट हाँ होगा हाँ, फिर। वही अरे सर ने 2 रिसर्च पेपर पकड़ लिए ना, वही। ठीक है, यहाँ एक सेकंड। हाँ आ गया हूँ। हाँ, यहीं पर रुक जाओ। ठीक है, अब जो हम मतलब जो मैं बताया था, अब ये जो सर ने पीपीटी बनाई है ना, वो एसिंक्रोनस एल्गोरिथम के हिसाब से बनाई है। तो इसमें क्या है, अब सर ने देखो पूरी लाइन भी चिप रखी, द ऑथर हैज प्रपोज्ड एन एसिंक्रोनस नेबर डिस्कवरी एंड कॉन्फ़िगरेशन एल्गोरिथम फॉर अ सिंगल हॉप सीआरएन। ठीक है, अब क्या, अब इसमें जो मेन उसने जो करा है, ऑथर ने क्या करा है कि एक ऐसी एल्गोरिथम डिज़ाइन करी है जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए एसिंक्रोनस। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें एक लीडर हमारा जो हम फाइंड आउट करेंगे, उसको ये परमिशन दे रखी है कि वो नेबर की डिस्कवरी कर सके सारे नोड्स की, और जो उनके जो ग्लोबल चैनल सेट मिलेगा उसको, वो सबको बता सके कि हाँ तुम्हारे नेबर ये है, तुम्हारे नेबर ये है, ये सब है। ठीक है, और वी प्रोवाइड अ वे टू अलाउ लीडर नोड टू इन्फॉर्म अदर नोड्स, को ये चीज़ कि मतलब वो सारे नोड से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है लीडर, और सबका या ग्लोबल चैनल सेट निकालने के बाद वो सबको बता देगा कि तुम्हारे तुम्हारे नेबर कौन कौन है। नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट स्लाइड। हेलो मुकुल भाई, हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ मेरी आवाज़ बोलो। नहीं आ रही क्या? हमें आ रही है, हमें आ रही है। अरे अच्छा ये क्या हो गया, मुकुल भाई का हो गया। इधर उधर चला गया होगा 2 मिनट। ये उसका नेटवर्क धीरे हो गया। हाँ कोई नेटवर्क नहीं, का आ हो गया जाएगा इशू, अभी। लेफ्ट हाँ लिखा आ रहा है।
या मैं देखता हूँ अगर मेरे पे शेयर हो जाएगी तो। ठीक है भाई। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि हाँ एल्गोरिथम जो उसने प्रपोज कर रखी है ऑथर ने। अब इसमें क्या है, इसने कुछ असम्पशन माने हैं कि जो हमारा नेटवर्क है वो फुल्ली कनेक्टेड है, कंसिस्टिंग ऑफ सॉरी भाई, सीआरएन विद कोऑर्डिनेटिव रेडियो नोड से मिला हुआ है। हाँ, मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अच्छा सिंक्रो, अब इसमें क्या है कि हमने माना था कि एसिंक्रोनस है, तो जरूर हमने ये नहीं माना कि हाँ सारे सिंक्रोनाइज चल रहे हैं, सारे कोऑर्डिनेटिव रेडियो जो है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसने ये बनाई एल्गोरिथम। अब इसने क्या करा, उसने माना है कि एज्यूम करा नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ एन सेकेंडरी यूजर, एन सेकेंडरी यूजर है नोड हमारे, और एम लाइसेंस चैनल है जो हमारे प्राइमरी यूजर ने लाइसेंस चैनल परचेज कर रखे हैं, तो एन सेकेंडरी यूजर और एम लाइसेंस चैनल। तो सेकेंडरी यूजर यूजेस द अनयूज लाइसेंस चैनल अपॉर्चुनिस्टिकली, अपॉर्चुनिटी जब जब मिलेगी उसे तब तब यूज करेगा वो, ऐसा नहीं कभी भी आ गया, अपॉर्चुनिस्टिकली करेगा। अब अब इसने चैनल को बस नंबरिंग दे दी, जो ग्लोबल चैनल होगा वो C1 C2 से लेके M तक, मतलब जितने हमारे अवेलेबल थे, अवेलेबल M तक होंगे, 1 to M। M क्यों? क्योंकि M लाइसेंस चैनल है हमारे, तो इसलिए उसने ग्लोबल चैनल सेट को बोल दिया C1 से लेके CM तक, टोटल ग्लोबल चैनल। ठीक है, हाय हेलो। हाँ भाई हाँ। हाँ, ये अपॉर्चुनिस्टिक एंड ये अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क को थोड़ा थोड़ा बोलना। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब सीधे बच के इंग्लिश से ही मतलब समझ में आ सकता है हमें कि अपॉर्चुनिस्टिकली ही करेगा वो अपना जो चैनल एक्वायर है, क्योंकि जब जब प्राइमरी यूजर नहीं है, जब जब उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सिर्फ वो तभी करेगा लाइसेंस चैनल को एक्वायर। और नॉन अपॉर्चुनिस्टिकली करता है हमारा प्राइमरी यूजर। नॉन अपॉर्चुनिस्टिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो खुद ओनर है उस लाइसेंस, उस चैनल का, तो वो अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है उसे, मतलब मौका नहीं तलाशेगा, वो कभी भी ज्वाइन कर सकता है। और सेकेंडरी यूजर जब भी करता है हमारा सीआरएन में, वो अपॉर्चुनिस्टिकली करता है, जब जब मौका मिल रहा है, जब जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अच्छा, तो नॉन ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक प्राइमरी यूजर के लिए है। हाँ हाँ हाँ, ओके। क्लियर। बस उन्होंने टर्म दे दिया है, बात हो रही है प्राइमरी यूजर तो कभी भी कर सकता है, मतलब नॉन अपॉर्चुनिस्टिकली, उसको मौके की जरूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है। ओके भाई। ठीक है, हम्म। अब वही आगे दे रखा है कि हमने क्या करते हैं इसमें, हर सीआरएन को एक यूनिक आइडेंटिफायर, हमारे नोड आईडी दे देते हैं 1 to N। हम जैसे मानते हैं ना कि हमारे टोटल सेकेंडरी यूजर नोड 1 to N है, तो हमने हर एक को एक यूनिक आइडेंटिफायर नोड आईडी दे देते हैं, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें नेटवर्क में। ईच नोड नोज इट्स यूनिक आईडी नोड बट डजंट नो हाउ मैनी अदर नोड्स देयर आर। अब जब तक हमारी नेबर डिस्कवरी नहीं हुई तब तक हर नोड को अपनी यूनिक आईडी नोड तो पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता और कितने हैं चैनल में, और कितने सेकेंडरी यूजर हैं, और उनकी आईडीज़ क्या है। ठीक है, नोड्स आर इक्विप्ड विद वन ट्रांस रिसीवर, मतलब कि ट्रांसमीटर और रिसीवर उनके पास है, ये कैपेबल है, ये हमने असम्पशन माना ही है, क्योंकि तभी वो कम्युनिकेट कर रहा है चैनल के साथ। नोड्स नो अबाउट ग्लोबल चैनल सेट एंड वैल्यू ऑफ एन एंड द वैल्यू ऑफ एन। ऑल्सो ईच नोड फाइंड इट सेट ऑफ यूजेबल चैनल्स बाय अ पीरियोडिक स्कैनिंग मैकेनिज्म। अब इसमें क्या माना है हमने कि अब जो नोड है वो इतना कैपेबल है कि वो अपना चैनल सेट फाइंड आउट कर सके कि उसके पास कौन कौन से अवेलेबल चैनल सेट हैं। जैसे वो सर ने एक डायग्राम दिखा था ना उसमें, कि एक नोड पे लिखा था कि चैनल 1 3 7 है, तो वो अपना जो चैनल सेट है वो आइडेंटिफाई कर सकता है, और वो पीरियोडिकली करता रहेगा एक स्कैनिंग मैकेनिज्म से। तो इसमें जो नेबर डिस्कवरी एल्गोरिथम जो इसमें समझा रखी है, उसमें मेन काम लीडर का समझा रखा है कि लीडर कैसे इलेक्ट हो रहा है और कैसे वो काम कर रहा है। और ये चीज़ इन्होंने मान ली है कि हाँ, एक नोड अपना चैनल सेट अपना स्कैनिंग से पता लगा सकता है। वी अज्यूम नोड्स कैन डिटेक्ट कोलिजन, वो कोलिजन भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये वैसे इससे कोई रिलेवेंस नहीं है इसका, इस वाले एल्गोरिथम से। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है एल्गोरिथम में, द एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन इलेक्टिंग अ लीडर, एक लीडर इलेक्ट करना है हमें, देन द लीडर नोड परफॉर्मिंग नेबर डिस्कवरी एंड इन्फॉर्मिंग अदर नोड्स अबाउट देयर नेबर एंड ग्लोबल चैनल्स। नेबर डिस्कवरी करेगा वो, सारे नोड्स से उनका लोकल चैनल सेट लेगा, और फिर सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा वापस ग्लोबल चैनल सेट कि हाँ अब तुम्हारे नेबर ये हैं, तुम्हारे नेबर सारे। When a new node, say node A, is ready to join the network, अब एल्गोरिथम मतलब समझ कैसे हो रही है, अभी हम ये इंग्लिश के टर्म्स में समझ रहे हैं, बाद में एल्गोरिथम देखेंगे। ठीक है, अब मान लो कोई भी एक नोड आया ए, अब वो ज्वाइन करने वाला है नेटवर्क में। ठीक है, अब जैसे ही वो नेटवर्क में ज्वाइन हुआ तो सबसे पहले वो क्या करेगा, फर्स्ट चेक इफ़ अ लीडर ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि लीडर पहले से है या नहीं है।
ठीक है। जैसे ही नोड ए आया, नेटवर्क में जुड़ा, उसने सबसे पहले चेक करेगा कि लीडर है या नहीं है, और वेदर सम नोड्स आर ऑलरेडी ट्राइंग टू बिकम अ लीडर। दो चीज़ें चेक करेगा, एक तो लीडर है या नहीं, या फिर जो बाकी नोड है वो ट्राई कर रहे हैं लीडर बनने का या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अगर इफ़ अ लीडर इज डिटेक्टेड, नोड ए लेट लीडर नोड टू डिस्कवर इटसेल्फ। अगर लीडर डिटेक्टेड मतलब कि अगर नोड ए ने देखा कि हाँ कोई लीडर था पहले से, तो वो क्या करेगा, लीडर को अपने आप को फाइंड करने की परमिशन दे देगा। मतलब वो खुद को लीडर लीडर को बता देगा कि हाँ मैं भी प्रेजेंट हूँ नेटवर्क में। इफ नोड ए हियर्स फ्रॉम अ नोड विच इज ट्राइंग टू बिकम अ लीडर, अगर नोड को पता चलता है, नोड ए को, कि कोई और नोड्स हैं जो लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, नोड ए बैक ऑफ एंड वेट फॉर लीडर टू बी इलेक्टेड। अब नोड ए जो है वो रुक जाएगा, वो वेट करेगा जब तक कोई लीडर इलेक्ट होता है। ठीक है। तो नोड ए क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में जैसे ही नेटवर्क में ज्वाइन हुआ, उसने देखा या तो पहले से लीडर होना चाहिए या फिर कोई और नोड्स ट्राई करने चाहिए लीडर बनने के। अगर लीडर पहले से था तो वो अपने लीडर को बता देगा कि अपनी प्रेजेंस के बारे में बता देगा कि हाँ मैं भी हूँ नेटवर्क में। अगर कोई और नोड ट्राई कर रहे थे तो वो बैक ऑफ कर जाएगा, वो रुक जाएगा जब तक लीडर इलेक्ट नहीं होता। बाद में अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा जो भी लीडर बनेगा उसके साथ। ठीक है। इफ नोड ए डज नॉट हियर फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग नोड, इट ट्राइज टू बिकम द लीडर। अब तीसरा क्या हो सकता है, या तो लीडर था या फिर कोई और कोशिश कर रहा था। अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं है तो नोड ए क्या करेगा, इट ट्राइज टू बिकम द लीडर। अब ये लीडर बनने की ट्राई करेगा। इफ अटेम्प्ट इज सक्सेसफुल, इट इलेक्ट्स इटसेल्फ एज द लीडर। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है उसमें तो वो अपने आप को लीडर बना देगा। अदरवाइज इट वेट्स अंटिल अ लीडर इज इलेक्टेड, या फिर जब तक कोई और लीडर बन रहा है तो उसके लिए वेट करेगा वो। ठीक है। वंस अ नोड इज इलेक्टेड एज अ लीडर, इट एग्जीक्यूट्स नेबर डिस्कवरी प्रोसीजर। अब एक बार जैसे वो लीडर बन गया तो नेबर डिस्कवरी प्रोसीजर वो एग्जीक्यूट कर देगा, कि मतलब वही सारे नोड से उनका लोकल चैनल सेट लेगा और उन ग्लोबल चैनल सेट सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। आफ्टर ईच नेबर डिस्कवरी पीरियड, द लीडर नोड इन्फॉर्म्स ऑल डिस्कवर्ड नोड्स अबाउट देयर नेबर्स एंड नेबर्स अवेलेबल चैनल सेट। वही कि हर एक नोड को बता देगा उसके नेबर के बारे में और उनके नेबर के अवेलेबल चैनल सेट के बारे में। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा एल्गोरिथम काम कैसे कर रही है इन लैंग्वेज। ठीक है। अभी कुछ मोड्स हैं, इनको समझ लेते हैं। इनके समझने से क्या होगा, हमें एल्गोरिथम जो आगे ये है हमारी एल्गोरिथम, इसको समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें ये शॉर्ट टर्म्स मतलब एब्रीवेशन यूज़ कर रखे हैं, SM, CB, IRM। ठीक है। तो इन मोड्स को समझ लेते हैं। मोड्स मतलब कि एल्गोरिथम में हमारा जो एक नोड है वो किन किन फेजेस से, किन किन मोड से होकर गुजर रहा है। ठीक है। तो पहला है स्कैन मोड। स्कैन मोड में क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है स्कैनिंग कर रहा है वो। तो अ नोड लिसन्स टू ईच ऑफ द चैनल इन इट्स अवेलेबल चैनल सेट वन बाय वन। तो नोड क्या करेगा, अपने चैनल अवेलेबल चैनल सेट में लिसनिंग करेगा, मतलब लिसनिंग का काम कर रहा है, सारे चैनल्स को वो लिसन करेगा। ठीक है। वन बाय वन की मतलब उसके लोकल चैनल सेट ताकि उसको पता चल जाए। ये स्कैनिंग मोड है। स्टार्टिंग में जैसे हमने बोला था ना कि नोड को अपना लोकल चैनल सेट पता है, तो वो यहाँ से स्कैनिंग मोड से पता चलेगा उसको। ठीक है। कंटेंडेड मोड, कंटेंडिंग मतलब कि कैंडिडेट, एक तरह से समझ लो कि मतलब वो लीडर के लिए कैंडिडेट बनना चाहता है, वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। तो अ नोड इन दिस मोड कंटिन्यूसली ट्रांसमिट्स बीकॉन मैसेज कॉल्ड कंटेंडिंग बीकॉन। तो मतलब कि वो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट करेगा बीकॉन मैसेज, जिसको हम कंटेंडिंग बीकॉन बोलते हैं। मतलब कि वो बार बार बोलेगा कि मैं लीडर बनना चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ। वही वाला केस कि या तो लीडर भी नहीं था पहले से, या फिर कोई और भी ट्राई नहीं कर रहा था लीडर बनने की। तो जो नोड नया नया है वो अब ट्राई कर रहा है अपना लीडर बनने की, तो वो कंटेंडिंग मोड में जाएगा, वो कंटेंडिंग बीकॉन सेंड करेगा चैनल में। और ऑन ईच चैनल फ्रॉम इट्स अवेलेबल चैनल सेट सक्सेसफुली, CM is used by nodes to announce their intention to become the leader। वही जो मैंने बताया कि हाँ वो अनाउंस कर रहा है अपनी इंटेंशन लीडर बनने की। ठीक है। अब है इंक्वायरी मोड। इंक्वायरी मोड में क्या हो रहा है कि ये लीडर नोट करेगा, जब एक बार लीडर इलेक्ट हो गया तो वो इंक्वायरी करेगा सबसे। नेबर डिस्कवरी जो प्रोसीजर हमने बोला ना कि वंस अ नोड इज इलेक्टेड एज अ लीडर, इट एग्जीक्यूट्स नेबर डिस्कवरी प्रोसीजर। अब ये कर रहा है। दिस मोड इज यूज्ड बाय द लीडर नोड टू डिस्कवर नेबरिंग नोड्स। ठीक है। A node is in this mode transmit and receive alternatively on each channel of its available channel set। अब क्या करा, जो लीडर आ गया तो वो क्या करेगा, अल्टरनेटिवली पहले ट्रांसमिट करेगा, फिर रिसीव करेगा, ट्रांसमिट करेगा, रिसीव करेगा। एक टाइम एक अलॉट रह जाता है, उसको टाइम TB बोलते हैं। ठीक है। एक ट्रांसमिशन और रिसीविंग में तो अल्टरनेटिवली करेगा, ट्रांसमिट रिसीव, ट्रांसमिट रिसीव, हर एक चैनल को जो जो उसके चैनल सेट में है।
तो ड्यूरिंग ट्रांसमिट पीरियड इट सेंड्स बीकॉन रिफर टू एज इंक्वायरी बीकॉन, मतलब कि वो इंक्वायरी बीकॉन भेजेगा ट्रांसमिट पीरियड में अपने, मतलब कि हर नोड को बोलेगा भाई अपना अपना चैनल सेट दे दो मुझे, जो जो तुम्हारे पास चैनल है विथ नोड आईडी। ठीक है, नोड आईडी, क्लॉक वैल्यू ऑफ द नोड, अवेलेबल चैनल सेट एंड रिमेनिंग टाइम इन द इंक्वायरी मोड, मतलब कि वो बताएगा कि हाँ नोड आईडी ये है मेरी, मैं लीडर हूँ, अब क्लॉक वैल्यू देगा नोड की, अवेलेबल चैनल सेट और रिमेनिंग टाइम इन द इंक्वायरी मोड की, मतलब अभी उसका कितना टाइम बचा है, क्योंकि ये क्या होता है ना, नेबर डिस्कवरी प्रोसीजर जो हमारी पूरी एल्गोरिथम है कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट होती है, फिर उसके बाद हमारे नॉर्मल ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं, उसको हम एनओपी बोलते हैं, नॉर्मल ऑपरेशन पीरियड, अभी आप आगे समझेंगे। तो जो हमारा एक स्टिपुलेटेड मतलब टाइम मिलता है लीडर को भी ये सब प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो अपना टाइम बता देगा कि हाँ इतने इतने टाइम है मेरे पे अभी रिसीव करने का। ठीक, इंक्वायरी रिप्लाई मोड, अब रिप्लाई, इंक्वायरी का रिप्लाई कौन करेगा, इंक्वायरी करी किसने, लीडर ने, रिप्लाई कौन करेगा, बाकी जो नोड्स हैं हमारे नॉन लीडर नोड्स। दिस मोड इज यूज्ड बाय द नोड्स इन द सेकेंडरी इन द स्कैनिंग मोड टू सेंड रिप्लाई मैसेजेस टू द इंक्वायरिंग नोड, इंक्वायरिंग नोड मतलब कि लीडर, तो जो हमारे स्कैनिंग मोड में थे जितने भी हमारे नोड्स वो रिप्लाई करेंगे इंक्वायरिंग नोड को। अपॉन रिसीविंग एन ये इंक्वायरी बेकॉन मैसेज फ्रॉम द इंक्वायरी नोड, मतलब ये इंक्वायरी बेकन मैसेज भेज रहे हैं ना हमारा इंक्वायरी मोड में लीडर, तो जब जैसे उसको ये मिलेगा तो वो क्या करेगा, स्कैनिंग नोड गोज टू IRM, मतलब कि इंक्वायरी रिप्लाई मोड में चले जाएगा, जो पहले हमारा स्कैनिंग मोड में था वो हमारा इंक्वायरी रिप्लाई मोड में चले जाएगा, एंड सेंड्स एन इंक्वायरी रिप्लाई, इंक्वायरी का रिप्लाई देगा वो मैसेज टू द इंक्वायरिंग नोड, तो मतलब उसको अपना चैनल सेट बताएगा, अपनी नोड आईडी बताएगा कि मेरी नोड आईडी ये है और मेरे पास चैनल सेट ये है। और ये लास्ट मोड क्या है हमारा पांचवा, वेट मोड। वेट मोड कब होगा हमारा, ड्यूरिंग द वेट मोड द नोड कंटिन्यूसली लिसन्स ऑन द सेम चैनल दैट इट वाज डिस्कवर्ड। इसमें वैसे सर ने 2 लाइन में लिख दिया है, वेट मोड में एक्चुअली बताता हूँ क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक बार जब हमारा नोड सक्सेसफुली डिस्कवर हो गया, लीडर को पता चल गया कि हाँ ये नोड हमारा है नेटवर्क में, तो ये वेटिंग मोड में तब जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो नॉर्मल, उसके मतलब नॉर्मल ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं उसके बाद, मतलब कि एक बार उसने, इसमें वैसे अभी होता क्या है ना आगे, मतलब मैं बताता हूँ कि जैसे लीडर ने भेजा इन्फो, इंक्वायरी करी, फिर बाकी नोड्स ने क्या रिप्लाई करा, उसका इंक्वायरी का रिप्लाई करा, अब क्या है उसके बाद ये वेटिंग मोड में चले जाएगा, उसके बाद रिप्लाई करने के बाद, और लीडर को जैसे ही इसका वो मिल जाएगा रिप्लाई, तो लीडर एक्नॉलेजमेंट भेज देगा इसको, और जैसे ही इसको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा फिर ये अपने नॉर्मल ऑपरेशन कंटिन्यू कर सकता है। तो बस वेटिंग मोड में ये तब तक रहेगा जब तक इसको लीडर जो है एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज देता कि हाँ मेरे को तुम्हारा रिप्लाई मिल गया है। ठीक है, यार मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ आ रही है भाई, आ बताओ रही है। तो। हाँ भाई आ रही है। ओके ओके, ठीक है। तो हमारा जो एल्गोरिथम है हमने 4 फेजेस में उसको मेनली ब्रॉडली मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लीडर का डिटेक्शन कर रहे हैं, लीडर को डिटेक्ट कर रहे हैं, कोई लीडर था तो नहीं पहले से, कोई है तो नहीं, या कोई और कोशिश तो नहीं कर रहा लीडर बनने की। लीडर इलेक्शन फेज में लीडर इलेक्ट हो रहा है, कि जो भी लीडर है के लिए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी कंटेंडिंग मैसेज भेजा है वो उसमें से लीडर इलेक्शन हो जाएगा हमारा, उनमें से कोई एक। नेबर डिस्कवरी फेज, उसके बाद जब लीडर इलेक्ट हो गया तो नेबर का डिस्कवरी वाले प्रोसीजर चल रहा है कि नेबर डिस्कवरी करने के लिए, और नॉर्मल ऑपरेशन फेज जो मैं बता रहा था कि एक बार नेबर डिस्कवरी हो गई और सबको अपना पता चल गया कौन कौन नेबर है, तो वो एनओपी में चले जाएगा। तो ये तीनों फेज जो हैं ये हमारे मेनली एल्गोरिथम में आ रहे हैं, और जो लास्ट वाला फेज है ये हमारा बाद में जो नॉर्मल ऑपरेशंस हो रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों फेज काफ़ी कम टाइम में, हम चाहते हैं कि ये मिनिमम से मिनिमम टाइम में हो ताकि हमारे पास नॉर्मल ऑपरेशंस करने के लिए टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो हमारी बड़ी एल्गोरिथम वही होती है जिसमें इन तीनों चीज़ों में टाइम कम लगे और नॉर्मल ऑपरेशन के लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। ठीक है, अब क्या होता है कि ये अल्टरनेटिवली चलता है, ये जैसे पहले एल्गोरिथम चलेगी, ये नेबर डिस्कवरी होगी, फिर कुछ टाइम के लिए एनओपी मिलेगा नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए, फिर दोबारा नेबर डिस्कवरी होगी। अब दोबारा क्यों हो रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ नोड्स चले गए और कुछ नोड्स आ गए, कुछ के चैनल सेट चेंज हो गए, कुछ में मतलब चैनल सेट कुछ ऐड हो गए, कुछ में कुछ डिलीट हो गए। तो इसलिए हम एक फिक्स टाइम के इंटरवल में एल्गोरिथम को बार बार रिपीट करते हैं। तो हमारा एनओपी जो फेज़ है ये इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि कोई नया नोड आया है और वो बस बैठा ही है,
उसको कोई लीडर ही नहीं मिल रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा उसके नेबरिंग नोड कौन से हैं। तो ये काफ़ी सोच समझ के रखा जाता है ये टाइम, कि कितना टाइम हमारी एल्गोरिथम चलेगी और कितना टाइम हमारा नॉर्मल ऑपरेशन चलेंगे। ठीक है, ये सर ने मतलब इसमें स्लाइड में नहीं डाला था तो मैंने कहा। ठीक है, अब हमारी जो एल्गोरिथम है वो कैसे काम कर रही है इसको देखते हैं। ठीक है, अभी सारे वो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं बस यहाँ पे SM, IB, IRM। ठीक है, तो अब व्हेन अ नोड इज टर्न ऑन, अब जैसे ही नोड सबसे टर्न ऑन मतलब कि नेटवर्क में जुड़ा हुआ नोड, ठीक है, गो टू SM, स्कैनिंग मोड। तो वो स्कैनिंग मोड में चले जाएगा, अपना स्कैन करेगा उसका लोकल चैनल सेट क्या है और कौन कौन क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इफ़ CB और कोलिजन रिसीव, वेट ऑन स्कैनिंग मोड फॉर IB। हाँ भाई, नहीं वो कुछ नहीं बोला अभी। अच्छा, तो अब क्या होगा, स्कैनिंग मोड में चेक करेगा कि अच्छा कोई लीडर तो नहीं है पहले से, या फिर कोई ट्राई तो नहीं कर रहा है लीडर बनने की। ठीक है, वो उसने स्कैनिंग मोड में कर लिया। अब इफ़ अ CB मतलब कि कंटेंडिंग बेकॉन, अगर उसको मिला कोई, मतलब कि कोई और ट्राई कर रहा था कंटेंडेंट कैंडिडेट बनने की, क्या होगा, क्या हो सकता है कि मतलब कोई और जो नोड है उसने अपने कंटेंडिंग मैसेज, वो कंटेंडिंग मोड में होगा वो, और उसने अपने कंटेंडिंग बीकॉन CB सेंड करा होगा, तो इसको रिसीव होगा। तो अगर रिसीव हुआ और कोलिजन रिसीव, वेट ऑन स्कैनिंग मोड फॉर IB मैसेज, मतलब कि इंक्वायरी बेकॉन के लिए वो वेट करेगा, मतलब कि वो समझ जाएगा कि हाँ कोई और लीडर बनने वाला है, तो मैं रुकता हूँ जब तक मेरे से कोई इंक्वायरी नहीं करता मेरे बारे में, कि मेरे से कोई मेरे बारे में नहीं पूछता है कि मैं क्या हूँ, मेरा चैनल सेट क्या है। ठीक है, इफ़ एन IB मैसेज रिसीव्ड चेंज टू IRM, IB मतलब इंक्वायरी बेकॉन, मतलब कि इंक्वायरी आ गई उसको, तो क्या करेगा वो IRM चले जाएगा, मतलब कि इंक्वायरी रिप्लाई मोड में। अब वो अपनी रिप्लाई करेगा, बताएगा कि हाँ मेरा ये चैनल सेट है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि उसको कोई बेकॉन मैसेज मिला ही नहीं, इफ़ नो मैसेजेस और कोलिजन रिसीव्ड फॉर TL टाइम। अब ये टाइम एक मैंने बताया था ना, टाइम एक स्लॉट एक वो हो जाता है एल्गोरिथम के लिए, कि अच्छा हाँ इतने इतने टाइम में एल्गोरिथम दोबारा रिपीट होगी, तो वो उतने टाइम तक वेट करेगा मैक्सिमम। उतने टाइम में अगर उसे नहीं आया तो वो अगली बार वो खुद कैंडिडेट बनने के लिए ट्राई करेगा। चेंज टू CM, क्या है कंटेंडिंग मोड, CM मतलब क्या था हमारा कंटेंडिंग मोड। तो अब वो कंटेंडिंग मोड में चले जाएगा, अब वो ट्राई करेगा कि वो लीडर बने। स्टे इन फॉर X TL टाइम, वो उसने जितने एल्गोरिथम का टाइम है उतने के लिए वो ट्राई करेगा कि हाँ वो बन जाए। अगर वो बनता है लीडर तो ठीक है, नहीं तो वो स्कैनिंग में चले जाएगा। देन चेंज टू स्कैनिंग मोड। तो अब इसमें क्या क्या हो सकता है हमारा, जब उसने अपना कंटेंडिंग मोड में उसने बता दिया कि हाँ मैं भी बनना चाहता हूँ। इफ़ अ CB मतलब कि कंटेंडिंग बीकॉन उसको मिला, तो वो वेट करेगा दोबारा से कि मतलब कोई और मतलब बन रहा है, तो वेट करेगा, सीधी सी बात, स्कैनिंग मोड में चले जाएगा। इफ़ एन IB इज रिसीव्ड, इन्फॉर्मेशन बीकॉन रिसीव हुआ, तो वही IRM में चले जाएगा वो, कि अगर उसको किसी और की रिक्वेस्ट आई, मतलब कि कोई और लीडर बन चुका है, तो वो रिप्लाई मोड में चले जाएगा, अब वो अपना बताने के लिए रेडी हो जाएगा। इफ़ नो मैसेज और कोलिजन रिसीव ड्यूरिंग द TL पीरियड, इट इलेक्ट इटसेल्फ एज द लीडर। अब अगर इसको इतने टाइम में कुछ नहीं मिला, तो अब वो अपने आप को लीडर समझ लेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब कोई और नहीं आया, किसी और ने कैंडिडेचर अपना मतलब नहीं डिमांड करा, तो अब मैं लीडर हूँ। वो अपने आप को लीडर की तरह इलेक्ट कर देगा। देन चेंज टू IM मोड। IM क्या है, इंक्वायरी मोड। तो अब वो लीडर बन के इंक्वायरी मोड में चला जाएगा। अब वो सबको इंक्वायरी बेकॉन भेजेगा, अब सबको पूछेगा। देन टू NOP मोड। अब मतलब TING टाइम जो है, मतलब कि वो जिस टाइम के लिए वो करेगा, नेबर डिस्कवरी करेगा, जब तक वो इंक्वायरी मोड में है नेबर डिस्कवरी करेगा, सबको अपना चैनल सेट भेजेगा, उसके बाद वो NOP में चले जाएगा, मतलब कि नॉर्मल ऑपरेशन पीरियड में फेज में चले जाएगा। ठीक है, अब इन IRM, इंक्वायरी रिप्लाई मोड, अब उसने सबको भेजा सारे नोट्स पे इंक्वायरी बेकॉन आया, तो अब क्या करेंगे, जो सारे नोट्स हैं इन IRM नोट्स कैलकुलेट द पॉसिबल टाइम स्लॉट टू सेंड द रिप्लाई। वो एक अपने इंडिविजुअल लेवल पे एक पॉसिबल टाइम स्लॉट, वो रैंडमली होता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है, वो हर नोड इंडिविजुअली रैंडमली कोई एक टाइम स्लॉट डिसाइड करेगा और उसमें वो रिप्लाई करेगा कि हाँ मेरा चैनल सेट ये है और मेरी नोड ID ये है। देन इंक्वायरी रिप्लाई मैसेज ऑन रैंडमली सेलेक्टेड स्लॉट, वो रैंडमली सेलेक्टेड स्लॉट में वो अपना मैसेज भेज देगा कि हाँ मेरा यही है, मेरी इन्फॉर्मेशन यही है। देन वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फॉर 3 TB पीरियड। अब ये चीज़ समझने वाली है कि वो जो वेट करेगा वो एक्नॉलेजमेंट के लिए, मैंने बताया था ना कि वो अपना पहले चैनल सेट भेजेगा और फिर लीडर के एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा, तो यहाँ पे वो चले जाता है वेटिंग मोड में।
ठीक है। तो अब क्या 3 TB पीरियड कैसे आया ये? TB था हमारा, जो हमारा जैसे हमने बताया था कि लीडर जो है वो, मैं पीछे दिखाता हूँ, ये देखो, इंक्वायरी मोड में लीडर क्या कर रहा है, अ नोड इन दिस मोड ट्रांसमिट्स एंड रिसीव अल्टरनेटिवली। तो ट्रांसमिट और रिसीव वो अल्टरनेटिव कर रहा है, पहले ट्रांसमिट करेगा फिर रिसीव करेगा फिर ट्रांसमिट करेगा फिर रिसीव करेगा। अब क्या हुआ होगा, जब लीडर ने अपना सबको भेजा होगा इंक्वायरी बेक ऑन, तो उसने ट्रांसमिट टाइम में भेजा होगा, ट्रांसमिशन टाइम में। अब अगर अगले रिसीविंग टाइम तक वो भेज देता है, जो दूसरा नोड है, जो नॉन लीडर है, अगर वो भेज देता है तो ठीक, नहीं तो वो अगली साइकिल का वेट करेगा। तो मतलब एक ये वाला रिसीव का वेट करेगा, फिर बीच में एक ट्रांसमिशन का टाइम और एक तीसरा दूसरा रिसीव। तो मतलब कि 2 रिसीविंग पीरियड के लिए वो वेट करेगा। तो ये ट्रांसमिशन और रिसीविंग टाइम जो है उसको TB से डिनोट करा है, टी स्मॉल बी। ठीक है, यहाँ जो है ये 3 TB लिखा है ना यहाँ पे। तो इसमें क्या करा उसने कि ट्रांसमिशन टाइम हमारा TB था, फिर रिसीविंग टाइम TB, फिर ट्रांसमिशन टाइम TB, फिर रिसीविंग टाइम TB। तो वो 2 रिसीविंग टाइम तक वेट कर रहा है। अब 2 रिसीविंग टाइम के बीच में एक ट्रांसमिशन टाइम भी आएगा, तो टोटल कितने हो गए हमारे 3 TB पीरियड। तो वो जो हमारा नोड है जिसने अपनी इन्फॉर्मेशन का रिप्लाई करा, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन भेजी IR मैसेज को, IR मैसेज भेजा मतलब, तो वो 3 TB टाइम पीरियड के लिए वेट करेगा। इफ एन एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड, अगर उतने टाइम में रिसीव हो गया उसका एक्नॉलेजमेंट, स्टे ऑन द सेम चैनल वेयर द IR मैसेज वाज सेंट। अब वो सेम चैनल पर आएगा मतलब, और अपना जो है NOP में चले जाएगा, मतलब अपना नॉर्मल ऑपरेशन शुरू कर देगा। इफ नो एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड, ट्राई सेंडिंग IB इंक्वायरी बेकॉन फॉर n टाइम्स। इफ कैन नॉट सेंड, गो टू स्कैनिंग मोड। अब क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, किसी भी वजह से नहीं आ सकता है, चैनल में कोई इंटरफेरेंस हो गया, ये चैनल ही हमारा मतलब रिलायबल नहीं था या कुछ भी, तो वो क्या करेगा, कुछ टाइम पीरियड के लिए वेट करेगा, नहीं आया तो वो दोबारा स्कैनिंग मोड में चले जाएगा, दोबारा अपना वही ये फर्स्ट पे चले जाएगा एल्गोरिथम के दोबारा, क्योंकि उसके बाद वैसे भी उसे पता है कि पहले नेबर डिस्कवरी एल्गोरिथम चलेगी, फिर थोड़े टाइम तक NOP चलेगा, नॉर्मल ऑपरेशन प्रोसीजर, फिर दोबारा एल्गोरिथम चलेगी, तो वो स्कैनिंग मोड में चले जाएगा, अगले एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन का वेट करेगा दोबारा से। तो बस इतना ही है हमारा जो नेबर डिस्कवरी एल्गोरिथम है, कंक्लूजन में कुछ नहीं है। तो मतलब ऐसे काम कर रही है हमारी। अब एक चीज़ मेरे को भी इसमें थोड़ा डाउट हुई कि इसमें नेबर डिस्कवरी का तो मेन समझाया नहीं, इसमें सिर्फ लीडर इलेक्शन का समझाया है मेन। तो अब यार वो रिसर्च पेपर में भी ये सेम ऐसी था, सेम टू सेम, सर ने कॉपी पेस्ट करा है। सही बोल रहे हैं, लीडर इलेक्शन नहीं है मतलब बस। इसमें देखो तो मुझे लगा ही होगा कि मेन जो काम हो रहा है वो लीडर का इलेक्शन हो रहा है, हाँ नेबर हाँ डिस्कवरी कैसे हो रही है वो तो बताया ही नहीं।